पत्रकार वार्ता शुरू कर रहे हैं। आप पिछले 2 दिनों से मेरा यही है, समाजवादी पार्टी के विज्ञापन में देख रहे होंगे। समाजवादी पार्टी के विज्ञापन में लिखा होता है ट्रैफिक समस्या का समाधान, और ऊपर से लिखते हैं काम बोलता है। लेकिन स्मृति जी को चले हुए 1.5 घंटा हो गया, उनका कारनामा बोल रहा था कि ट्रैफिक पूरा जाम था। तो थोड़े पत्रकार वार्ता में उनके विलंब हुआ है, लेकिन अच्छा है हम लोगों ने यूपी की वस्तु स्थिति को देखा है। मैं माननीय स्मृति जी से कहूंगा कि पत्रकार वार्ता को प्रारंभ करें। धन्यवाद भूपेंद्र जी। आज भूपेंद्र जी ने इस बात को एक बार फिर प्रदर्शित किया कि किस प्रकार से इस पूरे विधानसभा के चुनाव में अखिलेश जी ने एक ही वाक्य में जनता को चुनावी दृष्टि से भ्रमित करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश जी के नेतृत्व में एक स्लोगन दिया कि काम बोलता है। आज गृह मंत्रालय, जिसका जिम्मा स्वयं अखिलेश जी के समक्ष है, उस मंत्रालय के कुछ कारनामों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगी। कैग की एक रिपोर्ट है जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में टेबल हुई साल 2016 में। वो रिपोर्ट अखिलेश जी की कार्यशैली को प्रदर्शित करती है। रिपोर्ट के अंतर्गत साल 2015 तक महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और अपराध 61% बढ़े हैं। रिपोर्ट के अंतर्गत साल 2015 तक लड़कियों को गायब करने की वारदातें 21% बढ़ी हैं। और जब कैग ने उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय के अफसरों से पूछा कि क्या आपके पास ऐसा कोई डेटा है जिसमें कम से कम आप ये दर्शा सकें कि कितनी लड़कियां ट्रेस की जा चुकी हैं, तो कैग के सम्मुख उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय के अफसरों ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है, ऐसी कोई भी डिटेल उन्होंने प्रोवाइड नहीं की। यही रिपोर्ट जो अखिलेश जी के मंत्रालय, अखिलेश जी की सरकार के अफसरों ने कैग के सम्मुख प्रस्तुत की, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जितनी पुलिस की पोस्टें सैंक्शन की गई थी, उसमें आज भी 55% की शॉर्टेज है। अखिलेश जी के विभाग के अफसरों ने कैग के सम्मुख जो डिटेल्स प्रस्तुत की, उसके अंतर्गत पुलिस फोर्स में उत्तर प्रदेश में मात्र लगभग 4.5% ही महिलाएं हैं, जबकि केंद्र का आग्रह है कि कम से कम 33% पोस्ट पर महिलाओं को रखा जाना चाहिए पुलिस फोर्स में। कैग की रिपोर्ट, जिसमें उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय के अफसरों और अखिलेश सरकार के अफसरों का वक्तव्य है, उनकी रिपोर्ट्स हैं, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस रेगुलेशन के सेक्शन 97 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति थाने में आता है, मौखिक या लिखित शिकायत करता है कि उसके साथ कोई क्राइम हुआ है, तो ये अनिवार्य है कि एफआईआर दर्ज की जाए। ये अनिवार्य है कि चेक रिसीट बुक में बिना किसी डिले के रिपोर्ट दर्ज की जाए। लेकिन कैग की स्क्रूटनी बतलाती है कि उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज करने में भी डिलेज होते हैं, और 2016 की इस रिपोर्ट में लगभग 11 केसेस ऐसे पाए गए जहां पर कोर्ट के आदेश अनुसार ही एफआईआर दर्ज हुई।
आज पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश ये जानता है कि गायत्री प्रजापति के केस में भी सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा एफआईआर दर्ज करने के लिए। आज पूरा देश ये जानता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अब गायत्री प्रजापति को ढूंढ रही है और अखिलेश के मंत्री उन्हें मिल नहीं रहे हैं। तो क्या ये स्वयं अखिलेश यादव की नाकामी नहीं है कि जो गृह विभाग वो संभाल रहे हैं उसके अंतर्गत आने वाली पुलिस आज उस गायत्री प्रजापति को ढूंढ नहीं पा रही जिसके मंच पर स्वयं अखिलेश जी गायत्री प्रजापति के लिए वोट मांगने गए और जिस मंच से स्वयं गायत्री प्रजापति ने लोगों को संबोधित किया। साल 2014 में कैग की ये रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। अखिलेश जी के नेतृत्व की सरकार ने यह घोषणा की कि स्टेट के बजट में अलग से इसके लिए प्रावधान किया जाएगा। कैग की रिपोर्ट यह भी बतलाती है कि साल 2014-15 के लिए 2 करोड़ की व्यवस्था सैंक्शन इस स्कीम के लिए आवंटित की गई। लेकिन रिपोर्ट में यह भी दर्शित है कि मात्र 2 ही विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन प्राप्त हुआ और राशि थी 3 लाख लगभग 50,000 रुपए की। तो ये जो छलावा किया है अखिलेश जी के नेतृत्व में यूपी की महिलाओं के साथ कि अगर आपके साथ अन्याय होगा तो समाजवादी और अखिलेश की सरकार आपको कॉम्पनसेशन देगी, ये छलावा भी, ये झूठ भी कैग की रिपोर्ट में जनता के सामने और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत की गई है। यूनाइटेड नेशंस का एक ऑफिस है ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, उसके अंतर्गत इस रिपोर्ट में उल्लेखित है कि नेपाल से सटे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में महिलाओं के उत्पीड़न, महिलाओं की रिहैबिलिटेशन उस दृष्टि से बहुत दरकार है। विशेष केंद्र से जो पैसा आता है कि करेक्टिव और रिहैबिलिटेशन होम स्थापित किए जा सके, उन डिस्ट्रिक्ट्स में एक भी होम की स्थापना नहीं की गई। ये भी पाया गया कि विशेष रूप से प्रदेश के स्तर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी विमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्धीन एक कमेटी का गठन करना था जो साल में 2 बार मिलती ताकि महिलाओं की रिहैबिलिटेशन का काम इस कमेटी की देखरेख में प्रदेश में किया जाता। कैग की रिपोर्ट ने यह पाया है कि इस कमेटी का प्रादेशिक स्तर पर गठन ही नहीं हुआ और स्वयं प्रदेश की सरकार के ऑफिसर्स ने इस बात को स्वीकार किया है और कहा है कि आगे चल के वो कार्रवाई करेंगे। तो बार बार जो अखिलेश जी कहते हैं काम बोलता है, कम से कम ये रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में दर्ज उन्हीं के ऑफिसर्स का बयान ये प्रदर्शित करता है कि उत्तर प्रदेश में कारनामे बोलते हैं। इसलिए आज इस रिपोर्ट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की महिलाओं को अखिलेश जी के सम्मुख निश्चित रूप से यह प्रश्न करने की इच्छा होगी कि एक तरफ आप मैनिफेस्टो में कहते हैं प्रेशर कुकर देंगे, लेकिन दूसरी ओर एक साधारण महिला चाहती है कि वो सम्मान सहित जीवन को जिए। तो जिस नेता के नेतृत्व में उनकी कार्यशैली स्वयं ऐसी रही है कि जो विभाग वो खुद संभालते हैं वो विभाग महिला को सम्मान देने में, सुरक्षा देने में विफल रहा है, उस नेतृत्व के खिलाफ महिलाएं जाकर भारी संख्या में वोट दे रही हैं। अब तक जितनी बहनों ने वोट दिया उनको आभार व्यक्त करती हूं। वोटिंग का एटलीस्ट बनारस के क्षेत्र में अंतिम दिन 8 मार्च है और अपने आप में ये प्रभु का एक अनोखा संकेत है कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला के साथ संपूर्ण न्याय हो, उसके लिए एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो प्रशासन के माध्यम से
धरातल पर महिला के सम्मान की सुरक्षा की व्यवस्था कर सके, जो व्यवस्था करने में, जो नेतृत्व देने में अखिलेश जी पूरी तरह से विफल हुए हैं, असफल हुए हैं। महिलाओं की बात कर रही है, बीजेपी ने कल एक लेटर लिखा है चुनाव आयोग को, मुस्लिम महिला मतदाता जो है उनको बुर्का में चित्रित किया जाए, महिलाओं की सुरक्षा समिति द्वारा। मुझे लगता है कि इस बात को यहाँ उल्लेखित करना चाहिए कि महिला पुलिस का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि प्रशासन के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी उल्लंघन ना हो। लेकिन आज जो मैंने आपके सम्मुख इस विषय को रखा कि आज उत्तर प्रदेश की स्वयं पुलिस संबंधित विभाग गृह मंत्रालय मानती है कि महिला पुलिस मात्र 4-4.5% ही तैनात हुई है। तो अगर वाकई में चुनावी रणभूमि में आपको हित करना है कानून का, तो क्या उस कानून व्यवस्था को नीचे इम्प्लीमेंट करने के लिए इतनी महिला पुलिस फोर्स है? ये भी एक चिंता का विषय है। स्मृति जी, एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का जो विज्ञापन है, रोज का प्रश्न, उस विज्ञापन में अखिलेश यादव जी का काम बोलता है, इसी को हाईलाइट किया गया। ऐसा काम बोलता है कि हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी बोलना पड़ता है उनके काम के बारे में। तो क्या जो जिम्मेदार अफसर हैं बीजेपी की सरकार आने के बाद, ऐसे भ्रष्ट अफसर, ऐसे भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध आपकी तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई होगी? भ्रष्टाचार के खिलाफ न सिर्फ कानूनी कार्रवाई होगी, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र स्वयं ये कहता है कि हर जिले में विशेष महिला थाना बनाया जाएगा, विशेष रूप से पुलिस में महिलाओं की भर्ती की जाएगी। लेकिन न्याय प्रणाली को पूरा करने के लिए ये भी जरूरी है कि एक बार केस दर्ज हो तो वो सही मुकाम पर कोर्ट्स के माध्यम से पहुंचे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में ये भी प्रस्तुत किया है जनता जनार्दन के सम्मुख कि 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष रूप से बनाया जाएगा। लेकिन जैसा कि आपने स्वयं अपने प्रश्न में अलंकृत किया कि गायत्री प्रजापति के केस में स्वयं सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और निर्देश देना पड़ा उत्तर प्रदेश की सरकार को, गृह मंत्रालय को, जो अखिलेश जी स्वयं चलाते हैं, कि आप एफआईआर दर्ज करें। तो इसका मतलब है, संकेत स्पष्ट है कि जिस विभाग की देखरेख स्वयं अखिलेश जी कर रहे हैं, या तो वो इतनी निकम्मी है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पा रही, या फिर जानबूझकर उन्होंने गायत्री प्रजापति को न्याय से दूर रखें, उस विक्टिम को न्याय ना मिले इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। इन्हीं विशिष्ट जनों के लिए मैं पूछ रहा हूँ, आपकी सरकार आने के बाद क्या होगा? इसीलिए मैंने दोबारा दोहरा रही हूं, मैंने अपने उत्तर की शुरुआत में कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया, न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से न्याय जरूर दिलवाया जाएगा, विशेषतः उन लोगों को जो अब तक भ्रष्टाचार और बिगड़ी कानून व्यवस्था के शिकार हुए हैं। आप जो है महिलाओं के पक्षधर हैं, महिलाओं के सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं, लेकिन इससे पहले आपके ऊपर भी सवाल उठाया गया आपकी डिग्री और आपकी काबिलियत पर, इस पर आप क्या कहते हैं? मैं इतना ही कहूंगी भाई साहब, केस तो मेरा कोर्ट में सेटल हो चुका है। जो लोग मुझे घेरने का प्रयास कर रहे हैं, पहले अपने कारनामों के बारे में तो बताएं। चलिए गुंजन जी, सवाल आपके जी सर। हाँ बोलिए जी। बोलिए। हाँ, अमर उजाला से एक सवाल ये है कि 33% की बात आप कर रही हैं, बीजेपी ने कितने परसेंट महिलाओं का टिकट लिया? मैं पुलिस में 33% आरक्षण की बात कर रही हूं, और जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो कम से कम बाकी राजनीतिक पार्टियों से तो ज्यादा ही सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने महिला नेतृत्व को दिया है। और आप ये भी ना भूलें कि जब महिला सम्मान की बात आती है तो एक पुरुष राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष ने महिलाओं को संगठन में भी आरक्षण देने का काम किया, जबकि जिनके साथ वो आज अलायंस कर बैठे हैं, उन पार्टी में महिला नेतृत्व होने के बावजूद, महिला अध्यक्ष होने के बावजूद आज तक उनके अपने संगठनों में महिलाओं को वो न्याय नहीं मिला है। जी हाँ, अमित जी बोलिए। अमित जी सवाल ये है, जी। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी एक ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री जी कसम खाकर बताया कि गायत्री प्रजापति उनके घर में नहीं है। आपको लगता है क्या कि पूरे प्रदेश में गायत्री नहीं मिल रहे हैं? मैंने आपसे कहा, गायत्री प्रजापति के मंच पे मुख्यमंत्री का स्वयं जाना
ये जानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का आदेश दिया है, ये जानते हुए कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ये जानते हुए कि विक्टिम को न्याय नहीं मिला है, ये कहाँ का इंसाफ है। मंत्री के मंच पर जाना और उसके बाद ये कहना कि मंत्री मिल नहीं रहा, ये कहाँ का कार्यशैली है। तीसरी बात, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि क्या जानबूझ के गायत्री प्रजापति को बचाने के लिए वो अपने विभाग का दुरुपयोग कर रहे थे, अथवा उनके नेतृत्व में चल रहा विभाग क्या इतना निकम्मा है कि उन्हें एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जो अमेठी का बच्चा देख चुका है इन दिनों में। मैडम, आप जो है महिलाओं के सम्मान की बात की, महिलाओं की अस्मिता और उनके सशक्तिकरण की बात की है, तो क्या भाजपा महिला आरक्षण बिल पर क्या उसका स्टैंड है, और खासकर 3 तलाक के मुद्दे पर आपका पार्टी सरकार में क्या है? ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर मैंने पहली अपनी लखनऊ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया था कि चाहे वो अखिलेश जी हो, डिम्पल हो, राहुल हो, प्रियंका हो, कोई भी हो, अगर वाकई में हम कहते हैं कि हम एक युवा पीढ़ी के नेतृत्व के माध्यम से एक नई सोच दे रहे हैं देश को, प्रदेश को, तो क्यों ना आकर किसी भी एक मंच पर, जहां पर अगर वो नहीं चाहते कि जनता जनार्दन हो, सिर्फ प्रेस हो, तो कम से कम प्रेस के सामने ही बता दे कि उनका क्या मत है इस विषय पर। क्या कानून व्यवस्था महिला के लिए इसलिए भिन्न होनी चाहिए क्योंकि वो किसी और धर्म में ब्याहती है अथवा किसी एक धर्म में जन्म लेती है? अगर हम चाहते हैं कि समान कानून सब पर लागू हो, अगर हम चाहते हैं संविधान का संरक्षण हर बहन को मिले, तो आज तक इस विषय पर अखिलेश जी ने चुप्पी क्यों साध रखी है? जी स्मृति जी, जिस तरह से प्रियंका गांधी को शुरू में चुनाव के समय कहा जाता है कि वे चुनाव को लीड करेंगी कांग्रेस का और भाजपा के खिलाफ एक मुहिम खड़ा करेंगी, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो चुनाव में केवल अमेठी और रायबरेली से सीमित दिखाई देती है। अमेठी नहीं आई थी। क्या लगता है कि उनका महत्व अमेठी नहीं आई थी, दुरुस्त राजनीतिक परिदृश्य में खत्म हो गया है, एक, और दूसरा जो गुरमेहर कौर का मामला दिल्ली में हुआ, क्या लगता है कि उसमें वास्तव में जो देश विरोधी ताकतें वो इन मुद्दों को आगे रखकर एकजुट होने का प्रयास करती हैं? मैं इतना ही कहूंगी कि हार का ताज कोई पहनना नहीं चाहता, इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस के उस नेता जो अभी तक घोषित नेता नहीं है, उनका उत्तर प्रदेश में ना घूमना उसका एक संकेत है। शायद ये भी इस बात का संकेत है कि अब अखिलेश जी के एड में उनको किसी का साथ पसंद नहीं आ रहा, मात्र वही दिखाई देते हैं। तो अपने आप में ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हर फेज में जनता का समर्थन उसका संकेत है कि जिनका साथ कुछ दिन तक पसंद था उनको, अब वो उनके साथ एड में भी दिखाई नहीं देते हैं। किस साल की लड़की गुरमेहर कौर, जिसको आप एबीपी ने इतना ज्यादा प्रयास किया, जो भी चला वो छोड़ के चली जाती है, तो वहाँ भी सुरक्षा का मामला है, रामदास कॉलेज की छात्रा है। मैं इतना ही कहूंगी क्योंकि मैं वो विभाग संभाल चुकी हूँ, इसलिए, और मैं खुद कैबिनेट की मंत्री हूँ, तो मेरे लिए कुछ भी इस विषय पर विशेष टिप्पणी करना सही नहीं होगा। मात्र इतना जरूर कहूंगी कि संविधान का संरक्षण हर नागरिक को प्राप्त है, महिला हो या पुरुष, और वो संविधान अपने आप जिम्मेदारियां भी सिखाता है, साथ साथ फ्रीडम भी बतलाता है। जी गिरीश जी, सवाल हो गया। गिरीश जी आगे बोलिए। लगातार आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, कल भी विस्फोट हुआ था। क्या ये सोची समझी रणनीति है केरल के मुख्यमंत्री को भी इसमें लिखा जा रहा है? मैं इतना ही कहूंगी कि केरल की भूमि पर बार बार हमारे कोई भी प्रतिनिधि अथवा किसी भी कार्यकर्ता का मर्डर एक नई बात नहीं है। नेशनल न्यूज कितना उसके प्रति जागरूक हुई है, वो अपने आप इस बात से संकेत मिलता है कि इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मात्र आप एक ही व्यक्ति हैं जो वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो कानून व्यवस्था जो है वो प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है, और जवाबदेही अब प्रदेश की सरकार की बनती है कि कैसे सरेआम दिन दहाड़े इस प्रकार के कत्ल, पॉलिटिकल किलिंग्स कार्यकर्ताओं के हमारे हो रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि हूं, और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हम चाहते हैं कि संविधान के संरक्षण में कानून व्यवस्था को बरकरार रखे हुए लोग अपनी बात को कहें। ठीक, आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। हाँ, बोल दीजिए। कांग्रेस का ये कहना है, हाँ, भाजपा शासित राज्यों में महिला उत्पीड़न सबसे ज्यादा है।
भाई साहब, आप अगर आप मेरा आपसे आग्रह है, एक चैनल है इंडिया टीवी, यहाँ पे कोई है क्या इंडिया टीवी से? कोई है? इंडिया टीवी पे ना गायत्री प्रजापति ने बहुत एक अच्छा इंटरव्यू दिया था और कहा था कि 2014 का चुनाव मैंने जितवाया राहुल जी को, और अब मैं चाहता हूं कि राहुल जी मेरे पक्ष में आए और मेरे पक्ष में वो प्रचार करें। तो पहले आप पूछ लीजिए कांग्रेस पार्टी से कि एक बलात्कारी मंत्री का साथ उनको इतना पसंद था अपने चुनाव की जीत में, तो पहले अपने गिरेबान में झांक ले, और जिनके मेहनत से वो 2014 का चुनाव जीते हैं, कम से कम अखिलेश जी को बता दें कि इस वक्त वो कहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पत्रकार मित्रों को एक आग्रह आप स्वीकार करेंगे, शाम 7 बजे आज ही इसी मीडिया सभागार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी की प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। आज ही इसी हाल में तो सभी पत्रकार मित्रों से अनुरोध है कि शाम को पत्रकार वार्ता का आमंत्रण स्वीकार करें और यहाँ बताने की not saying anything. I'm not. When I start commenting, it becomes big. I know. coming from? Ma'am? क्या भैया बात लेंगे आप? मेरे काम नहीं होगा।